यहाँ पर बच्चों मैंने आपके साथ लास्ट टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1c का डिस्कशन किया था। और सबसे पहले उसमें मैंने आपको वो क्वेश्चंस करके दिए थे जो आपसे हो नहीं पा रहे थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11th को आपने किया था, 12th को आपने किया था। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। ये उनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो इन सॉल्यूशंस को आप देख भी सकते हैं। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है 11th, ठीक है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड एंगल्स याद करने होते हैं, तो आप इन स्टैंडर्ड एंगल्स को याद करने का ही काम करिएगा। बाकी मैं थोड़ी सी आपको जस्टिफिकेशन भी बता देता हूँ। लेट्स से बच्चों आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करिए कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक। उसके बाद बच्चों आपको ये पता होगा कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिस्कशन करते हैं तो उसमें जो मीडियन होती है, मीडियन कैसे कहते हैं, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसके बच्चों हम लोग मीडियन कहते हैं। तो आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वही एल्टीट्यूड का भी काम करती है, ठीक है ना। मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। मीडियन किसे कहते हैं, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। और एल्टीट्यूड कैसे कहते हैं, एल्टीट्यूड होता है बच्चों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो अगर इन केस आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है तो उसमें सारी चीजें सेम होती है, यानी कि एल्टीट्यूड भी सेम होगा और मीडियम भी सेम होगी, ठीक है। बाकी बच्चों अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको आगे और सीखने के लिए मिलेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट मींस सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट मींस ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट्स मतलब इन सेंटर, है ना, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि सर्कम सेंटर, ये सारी चीजें ओवरलैप करती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें अगर आपके पास सेंट्रोइड निकल आया है व्हिच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, वही आपका ऑर्थो सेंटर का भी काम करेगा, यानी एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का, एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का जिसे हम इन सेंटर कहते हैं, या जो साइड्स होती हैं ए बी बी सी सी इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम सर्कम सेंटर भी कहते हैं। ये सारी चीजें ओवरलैप करती हैं कि सेम होती है। अब बच्चों हमारे पास इतने डिस्कशन के साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली साइन 30 कॉस 60 ये सब क्रिएट कैसे हो रहा है। तो बच्चों आप ये तो समझ गए होंगे कि मैंने अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है तो ये एंगल 60 डिग्री है, और ये जो आपने अभी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ये बच्चों एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। अगर इसका पूरा 60 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और इनके जो भी रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो बच्चों अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या बाकी जो भी तीन बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो बच्चों इनके नाम क्या आता है, इनके नाम के आगे आता है रेशियोज। तो रेशियोज बच्चों क्या होते हैं, वो रेशियोज का हमें डिस्कशन करना है। जैसे आपको बताया गया होगा कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेट से बच्चों अगर मान लो भी आपको इन्फॉर्मेशन कम है तो आप हमारे साथ सीखते चले जाइएगा। अभी आप एज्यूम कर लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड लेंथ इक्वल होंगी, उसको हम लेट्स एज्यूम कर लेते हैं ए और ए, यानी ये भी साइड आपकी ए है और ये वाली साइड भी आपकी ए है और ये वाली साइड भी आपकी ए है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हम लोग लेट्स प्रूव साइन 30 इज इक्वल टू क्या 1/2, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, ये अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो प्रूविंग के लिए बच्चों मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए और मैंने आपको ये बताया कि ये जो लेंथ होती है ये होती है बेसिकली a/2, क्योंकि ये मीडियन का भी तो काम कर रहा है ना एल्टीट्यूड, क्यों भाई, ये लेंथ कितनी हुई a/2। और बच्चों अगर आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है जिसका नाम AD है वो आप बता सकते हैं कितना होता है, नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। तो बच्चों आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहा है। अब जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो आप लिखेंगे सबसे पहले AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। अब जो AB का स्क्वायर दैट मींस A स्क्वायर, BD का स्क्वायर दैट मींस A/2 का स्क्वायर, और ये हो गया AD का स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर
यहाँ पे आपके पास क्या निकल आएगा, 80 निकल आएगा। तो सबसे पहले बच्चों 80 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ रहा, 3a² / 4 आ रहा है एलसीएम लेने पर। दैट मीन्स अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा +-√3a/2। माइनस साइन लेते नहीं है क्योंकि बच्चों साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए बच्चों एडी जिसको हम एल्टीट्यूड या हाइट के नाम से भी जानते हैं वो कितना आ गया, √3a/2। और बच्चों आपको कभी ना कभी क्लास 8th में या लर्न कराया गया होगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ a होती है तो उसका एल्टीट्यूड होता है √3a/2 और उसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी होता है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बच्चों कैसे आया, ट्रायंगल का नाम एबीसी है, ये भी जब जस्टिफाई कर लीजिए। एरिया किसी का भी बच्चों होता है तो आप इतना तो जानते ही हो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बच्चों यहाँ पे बेस है बीसी और हाइट है आपकी एडी। ये बात तो क्लियर है ना, इससे तो किसी को डाउट है नहीं। तो बच्चों जब आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस आपका क्या है, बेस आपका है a यूनिट और हाइट आपकी कितनी है, हाइट है आपकी √3a/2। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो गई, √3a²/4। ये हो गया बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या, हाइट की। एरिया नहीं एरिया हुआ, दिस इज योर एरिया। बच्चों देखो ना ये हेडिंग पड़ी, दिस इज योर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आया बच्चों, √3a²/4 एंड दिस इज हाइट। इसी को तो मैंने यूज किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या आ गए कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड लेंथ a होती है तो हमें उसका एरिया भी पता है ना, उसकी एल्टीट्यूड भी पता है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीजें निकालनी। और बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को दोबारा बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों ने ट्रायंगल का एक कोना एक्सट्रैक्ट कर लिया है ताकि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को सही से देख पाए। तो बच्चों ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये लिखा हुआ है ए डी और ये लिखा है बी और ये एंगल है 60 डिग्री और ये है ए, ये है √3a/2 और ये है a/2। ठीक, तो बच्चों अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली चाहिए होता है जो आपके पास आ चुका है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, ध्यान से हमको ये देखना है कि यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि ये सारी बातें डिपेंड होती है बेस पे, हाइपोटेनियस पे और परपेंडिकुलर पे। तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना होगा कि थीटा कहाँ पर है। तो तुम कहोगे सर ये थीटा है जो कि 60 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों जहां पे थीटा होता है उसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा। और जहां पे 90 होता है उसके सामने ठीक हाइपोटेनियस होता है और तीसरी साइड जो बची वो ऑटोमेटिक बेस होती है। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन गजब का है, ये कॉम्बिनेशन ही आपको याद रखना होगा क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको गलत होने वाले। अब दोबारा समझने की कोशिश करिए, मैं आपको दोबारा फिर से डायग्राम बना के देता हूँ। तो ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक दोबारा डायग्राम बना करके दे रहा हूँ, उसको दोबारा देखिए। ये बच्चों डायग्राम मैंने दे दिया आपको बना के। अब बच्चों मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस बार मैंने थीटा यहाँ पे लिया है 30 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल वही है जिसका नाम है एडीबी, मैंने बस थीटा बदल दिया। ये बच्चों कितना है a/2, ये कितना है √3a/2 और ये कितना है a। समझ में आ गया, चलो। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समझना ये है कि इस बार आपका थीटा क्या है, कौन सा, इस बार आपका थीटा ये। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों अब परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री का है ये, तो इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज और तीसरी साइड ऑटोमेटिक बेस हो। तो बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि आप थीटा ले कहाँ का है। अगर ये वाला थीटा ले रहे हैं तो बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कुछ और होगा। ये वाला थीटा ले रहे हैं तो बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कुछ और होगा। और बच्चों इसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि हाइपोटेनियस तो आपको दिखने लगता है क्योंकि हाइपोटेनियस की साइड जो लेंथ जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस की लेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि दोनों केसेस में ए बी ही आपका हाइपोटेनियस है। और अगर ना पहचान पाओ तो जहां 90 डिग्री फॉर्म होता है ठीक उसके सामने जो होता है बच्चों क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है,
अब जो हमारे पास आता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 60। तो साइन 60 क्या होता है बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, तो बहुत से किसी का भी एंगल का साइन हो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों जो लेफ्ट हैंड वाला मैंने डायग्राम बनाया है उसमें परपेंडिकुलर क्या है, एडी है ना, क्या है एडी, और हाइपोटेनियस क्या है, तो वो है एबी, है ना। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। दैट मीन्स बच्चों जो साइन 60 होगा वो होगा √3a/2, ठीक है, अपॉन ए। तो बच्चों ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एक ऊपर टेबल का भी फॉर्मेशन आपको करके दिया था, उसमें साइन 60 की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी है, वो √3/2 ही है। क्या बात समझ में आई? फिर से देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पूछा कि साइन 30 कितना होगा, तुम कहोगे सर डायग्राम आपने बदल दिया, थीटा चेंज हो गया। तो साइन 30 होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर सर थीटा के सामने बना होता है, थीटा 30 है, तो परपेंडिकुलर हो गया बीडी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया एबी। तो बच्चों यहाँ पर आप सारी वैल्यूज आप लिखना स्टार्ट करिए। बीडी कितना है, a/2, एबी कितना है ए। तो बच्चों यहाँ पर साइन 30 कितना आ गया, 1/2। क्या बात क्लियर है? तो बच्चों इसी तरह से आप टेन 30, साइन 30, कॉस 30 ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टेन 30 निकालना है तो आप टेन 30 भी निकाल सकते हैं। टेन 30 क्या होगा, टेन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले केस में टेन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज बीडी अपॉन बेस, दैट मींस एडी। तो बीडी की वैल्यू कितनी है, a/2, और एडी की वैल्यू कितनी है, √3a/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। जरा चेक करिए सभी लोग इस पार्ट को चेक करिए कि टेन 30 क्या होगा, दिस इज 1/√3। टेन 30 क्या है, 1/√3। ये बात समझ में आ गई? टेन 30 क्या है, 1/√3। साइन 60 क्या है, √3/2। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा होगा कि आप ये सारी बातें कहां से ट्रेस करते हैं, डायग्राम से ट्रेस करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं सबको, बोलो। तो बच्चों कोई भी एंगल हो तो हम इन डायग्राम्स को यूज करके निकाल लेंगे। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट और बता देते हैं बच्चों। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको याद रख लीजिए कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और साथ में बच्चों आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो टेन थीटा होता है वो हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। या अगर आपके पास कोई आ जाए कॉट थीटा क्या होता है तो आपको कहेंगे कि वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों इस पे बेसिक हम पूरी स्टैंडर्ड टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। इस टेबल को मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया था, अब मैं टेबल को पूरी तरह से कंप्लीट करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मुझे ये टेबल आपको लाइफ टाइम यूज करनी होगी, तो आप टेबल को ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। आप लोग भी बच्चों इस टेबल को कॉपी में इसी तरह से बनाएंगे और इसको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा का सेक थीटा, फिर टेन थीटा का कॉट थीटा। चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, थीटा बराबर 0,
थीटा बराबर 30, थीटा इज इक्वल टू 45, 30 के बाद बच्चों 60 मत लिख दीजिएगा, डायरेक्ट 45 होता है। थीटा इज इक्वल टू 60 एंड थीटा इज इक्वल टू 90। इतनी टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। इसके अलावा बच्चों और भी कोई एंगल्स अगर आपको दिखते हैं जैसे 25 डिग्री, 22.5, तो उनको देखने के लिए आप अपनी क्लास में कैलकुलेटर का यूज करते हैं, क्योंकि आईजीसीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होता है। और अगर यही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स में और आईसीएसई बोर्ड में आएगा तो वहां पर ये स्टैंडर्ड एंगल ही यूज होते हैं। चलिए बच्चों, साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। टेन जीरो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब अगर हम कॉसेक थीटा कह रहे हैं तो वो 1 अपॉन साइन थीटा होगा, यानी कि 1 अपॉन साइन जीरो। कॉसेक जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन जीरो एंड साइन जीरो इज 0 एंड 1 अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। बच्चों 1 अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड, एनी रियल नंबर अपॉन जीरो अनडिफाइंड, जीरो अपॉन एनी रियल नंबर जीरो। तो बच्चों आप याद रखिएगा, एनी रियल नंबर अपॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को बच्चों हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये भी बच्चों आपको याद रखना होगा कि अगर जीरो अपॉन एनी रियल नंबर आ जाता है, जीरो अपॉन एनी रियल नंबर, तो ये वैल्यू बच्चों जीरो, और जीरो तो डिफाइंड होता है। ठीक है, तो वन का रेसिप्रोकल बच्चों 1 अपॉन 1, 1, जीरो का रेसिप्रोकल अगेन अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद रखना है, बाकी वैल्यूज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ठीक है, साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2, tan 30 इज 1/2। अब बच्चों सबके रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, सबके रेसिप्रोकल भी मैंने लिख दिया। ठीक है, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √3/2 का 2/√3, 1/√3 का √3/1। अब अपॉन 1 कोई थोड़ा लिखता है। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। ये हो गया बच्चों √2, ये वैल्यू हो गई √2 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये वैल्यू होती है √3/2, ये वैल्यू होती है 1/2, ये वैल्यू होती है √3, ये वैल्यू हो गई 2/√3, ये वैल्यू हो गई 2 और ये वैल्यू हो गई 1/√3। ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया अनडिफाइंड। 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, तो बच्चों ये टेबल आपको बेसिकली याद रखनी। ये टेबल बच्चों आपको याद, ठीक है, तो ये टेबल बच्चों सभी को याद रखनी है, यही टेबल आपको इन फ्यूचर यूज करनी होगी। ठीक है भाई, चलो आगे कंटिन्यू करें। तो टेबल को बच्चों आपको लर्न करना है, जैसे मैंने अभी बताया। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। 4.2 की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? Using the table of exact values at the start of this section, calculating the following. सबसे पहले पहले बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन का ए पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, sin 30 प्लस cos 60। तो बच्चों sin 30 कितना होता है? 1/2। cos 60 क्या होता है? 1/2, है ना? sin 30 is half, cos 60 is half, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। इजी था ना? बी पार्ट देखिए, लिखा है 3 tan 45 2 cos 60। तो बच्चों tan 45 क्या होता है? 1, cos 60 क्या होता है? 1/2, है ना? तो ये वैल्यू बच्चों होगी 3 + 1 which is equal to 4। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे जब आप वैल्यूज यूज करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगी। ये हो गया 12 cos 60 माइनस 8 sin 30। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। वैल्यू कितनी आई? 6 - 4 एंड 6 - 4 इज 2। ई पार्ट देखते हैं हम। ये हो गया tan cos 30 माइनस 2 tan 60।
cos 30 is क्या लिखेंगे बच्चों? cos 30 is बताइए, cos 30 is √3/2, tan 60 is √3, तो बच्चों कितना हो गया? ये हो गया 5√3 minus 2√3 which is 3√3। क्लियर है? तो बच्चों इसी तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। इतना करने के लिए सिर्फ वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, और वैल्यूज लर्न नहीं होंगी तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो वैल्यूज ही कुल मिलाकर के आपको लर्न करनी होगी। चलिए, cos 60 is 1/2, sin 60 is √3/2, तो नीचे बच्चों 4 हो गया, 4 4 जा 16, 4√3 हो। समझ में? इस तरह से बच्चों आपको ये वैल्यूज इवैल्यूएट करनी है। ओवरऑल बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये टेबल का थोड़ा सा अंदाजा होगा। आप टेबल को जैसे ही लर्न कर लेंगे तो आपकी सारी दुविधा आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो और करा देता हूँ ताकि आपका हौसला बन जाए। एफ पार्ट में लिखा है cos 0 मल्टीप्लाइड बाय sin 90। cos 0 बच्चों क्या होता है? 1 होता है। sin 90 क्या होता है? 1 होता है। 1 into 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जी पार्ट देखिए, cos 45 into sin 45। cos 45 कितना होता है? 1/√2। sin 45 कितना होता है? 1/√2। ये वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2 into 1/√2, दैट मींस 1/2। समझ में आया? उसके बाद बच्चों जे वाला पार्ट भी देख लीजिए। जे वाले पार्ट में क्या लिखा है? उसमें लिखा है sin 60 होल डिवाइडेड बाय sin 30, ठीक है, प्लस 2 cos 30। ऐसा कुछ sin 60 is √3/2, sin 30 is 1/2, ठीक है, cos 30 is √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस सिर्फ बचेगा √3 प्लस √3, दैट मींस 2। मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि क्वेश्चंस को किस डायरेक्शन में ले जाना है। यानी ओवरऑल मिलाकर के जो वैल्यूज अभी हमने आपको बताई है ना, ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। आपका काम खटाखट होता चला जाएगा। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका हो गया दूसरा नंबर का क्वेश्चन। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखा है? कैलकुलेट द साइड लेंथ x। ये x हो गया, ये 30 हो गया, ये 12 हो गया। ये आपका ट्रायंगल है जिसका मैंने नाम कर दिया ABC। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि आपको x निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखिए, थीटा है, थीटा के सामने क्या बताया था? परपेंडिकुलर। ये आपका हाइपोटेनियस और ये आपका बेस हो गया। तो आपके पास क्या है बच्चों? हाइपोटेनियस पता है और बेस पता नहीं है। तो आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे हाइपोटेनियस और बेस के लिए? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इज x, हाइपोटेनियस इज 12। तो यहाँ से cos 30 बच्चों कितना होता है? cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू x अपॉन 12। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12√3, यानी x कितना आ गया? 6√3। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया था? x, x is 6√3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन करने का क्या पैटर्न है। सेकंड क्वेश्चन को अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। मैं इसका एफ वाला पार्ट भी करता हूँ। तो बच्चों ये हो गया 8 मीटर, ये हो गया x, ये हो गया 30 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। ए बी सी, ये बच्चों मैंने नाम कर दिया। चलिए अब आपको फिर से बच्चों देखना है। तो क्या सिखाया था? ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। क्या आपके पास दिख रहा है? 8 मीटर जो कि बेस की जगह है, x जो कि हाइपोटेनियस की जगह है। तो तुम फिर से क्या कहोगे? सर cos थीटा ही यूज कर लेते हैं। cos थीटा क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन x। ठीक है, तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू 60।
x की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन रूट हो गया। ठीक है, और भी बच्चों देखना चाहें तो और भी अगर आपको लगता है मैं क्वेश्चंस बता दूं तो मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ सी का, उसका डायग्राम बच्चों किस तरह से बनेगा वो देख लीजिए। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया x, ये हो गया 20 mm। साइड लिख दिया बच्चों, mm में दे दिए, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस। तो आपके पास क्या है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ये रिलेशन दिया है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 इज √3/2 x अपॉन 20। तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 इज इक्वल टू 2x। दैट मीन्स यहाँ से x कितना आ गया 10 √3। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। और आंसर को किस में लिखेंगे mm में ही लिखेंगे। और अगर आप इसको कंप्लीट लिखना चाहें तो 10 × 1.732 √3 की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है 1.732 होती है ना। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 17.32 mm में आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए। जो आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों ऐसे आपके पास और कई सारे डायग्राम्स इन्होंने आपको बना के दिए हैं। अगर आप उनको खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप उसको खुद से करिए, मैं क्या करता हूँ आपका डर हटाने के लिए लास्ट के क्वेश्चंस कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको खुद करके दे देता हूँ ताकि आपका डर हट जाए, फिर आप इस पूरी एक्सरसाइज को फिर से अटेम्प्ट करें। तो लास्ट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। तो सबसे पहले हम 7th क्वेश्चन करते हैं। तो 7th क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लिखा है द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। ठीक है, ये बच्चों आपका x हो गया, ये हो गया √32 और ये हो गया √50 प्लस √80 a b c। x आपका क्या है, कह रहा शो करो डायग्राम में कुछ ऐसा गिवन है, शो करो कि जो x आएगा वो 60 डिग्री आएगा। आपको करना है प्रूव दैट x इज इक्वल टू 60। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं x के सामने क्या होगा, x के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गया बेस। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। हमारे पास क्या गिवन है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिखेंगे cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें x प्रूफ करना है 60 डिग्री है, तो यानी cos 60 क्या होता है cos 60 इज हाफ, यानी ये वैल्यू सारी हाफ आएगी। ये कैसा पॉसिबल है जरा देखिए। तो बच्चों ये जरा थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। √32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो आप लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं क्या सभी बच्चे। नीचे देखिए, नीचे है 50। 50 क्या होता है 5 × 10 यानी कि 5√2। क्या लिख सकते हैं 5√2। फिर लिखा है 18। 18 होता है 3√2। कितना होता है 3√2। तो बच्चे यहाँ से cos x कितना आया, दिस इज 4√2 अपॉन 8√2। अरे ये तो हो गया, दिस इज 1/2। और बच्चों cos x अगर 1/2 तो x कितना होगा 60 डिग्री। क्योंकि 60 डिग्री पे ही किसी भी एंगल का cos क्या होता है 1/2। अरे ये तो देखने में टफ है, किया तो हो गया। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। The diagram shows two right angle triangle with a common side. फिर y is equal to x √k upon c given है, find the value of k and c। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बच्चों अजीब सा डायग्राम है,
पहले डायग्राम की कोशिश करते हैं कि वो पहले सही से बन जाए, फिर आगे का कुछ काम होगा। ठीक है, ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30। A B C और ये हो गया D। चलिए बच्चों स्टार्ट कर। y क्या है? x रूट k अपॉन c। कैसे करें अभी तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट कर चुके हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो बच्चों दोनों में एक साइड कॉमन है, उसी का हम यूज करते हैं AC का। तो चलिए बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? इसको बच्चों बेस लेंगे, है ना, क्योंकि सामने वाला हाइपोटेनियस है। और यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाले ट्रायंगल में आप tan 30 लिख सकते हैं। tan 30 क्या होगा? tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड बेस इज AC। ये ऊपर वाले ट्रायंगल का काम खत्म। समझ में आ गया? क्यों भाई? अब हम लोग क्या कहते हैं? नीचे वाले ट्रायंगल का काम करते हैं। चलिए नीचे वाले ट्रायंगल के लिए हम इसको रफ कर देते हैं। बताइए क्या होगा नीचे वाला ट्रायंगल? तो तुम कहोगे सर नीचे वाले ट्रायंगल के लिए जो है ये हाइपोटेनियस हो जाए, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। और ये सर परपेंडिकुलर हो जाए, और सर ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। अब हमारे पास क्या है? हमको कॉमन साइड यूज करनी है, विच इज हाइपोटेनियस। और क्या यूज करना है? क्या निकालना है? y। बच्चों यहाँ पर y गिवन। चलिए यहाँ y लिख लीजिए। ठीक है, x कहाँ पे था? यहाँ पे x था। तो बच्चों क्या यूज करें यहाँ पे? क्या क्या गिवन है आपके पास? AC गिवन है, जिसको आपको यूज करना है एज अ कॉमन साइड, और CD गिवन है। तो हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज करते हैं? साइन 30। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि y अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस AC। ये बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी √3x। फिर से देखिए साइन 30 क्या होता है? साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन AC होता है। यानी AC आपका कितना आ गया बच्चों? 2y। ये बात समझ में आ गई? अब तो ऊपर वाला भी AC है, नीचे वाला भी AC है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? AC। तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 2y। दैट मीन्स यहां पर बच्चों y आ जाएगा, दिस इज √3x अपॉन 2। बच्चों हमको किससे कंपेयर करना है इसको? हमें कंपेयर करना है y इज इक्वल टू x रूट के या रूट के x अपॉन c। तो आपको क्लियर है यहाँ पे k की जगह क्या दिख रहा है? 3। c की जगह क्या दिख रहा है? 2। क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड c। तो k और c की वैल्यू आपने कंपेयर करके बता दी और क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। बोलो भाई समझ में आया बच्चों? तो बच्चों अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो आपके साथ एक्सरसाइज 4.2 ई का कर रहे थे। अब आपको करना होगा कि रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क में जाएंगे, तो उसको अभी आप करेंगे तभी आपको अंदाजा लगेगा। मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज। क्या है एक्सरसाइज का नाम? 4.2 ई आर इन ठीक है। ओके थैंक यू।